नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर। और हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे दिन की 4 सबसे बड़ी खबरों को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर, इसे लागू करने को लेकर उस पर क्या सियासत शुरू हो चुकी है। वही दूसरी खबर में हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर, जहाँ पे कैसे मध्य प्रदेश वहां पे सियासत चल रही है। वह तीसरी खबर में बात करेंगे जहां पर उज्जैन में कैसे 50 साल पुराने 2 मंजिला मकान ढहने से एक 12 साल के बच्चे की जान चली गई। और चौथी खबर में बात करेंगे लखनऊ के अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले में सीएम योगी ने प्रदेश भर की कोचिंग सेंटर्स के लिए क्या सख्त आदेश जारी किए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यूसीसी को लेकर सियासत तेज हो चली है। एक तरफ सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने की तैयारी में है और वहीं दूसरी तरफ इसे सामाजिक समानता तथा महिलाओं के अधिकारों से जोड़कर देख रही है। तो वहीं विपक्ष इस जरिए आदिवासी समाज की पहचान और परंपराओं पर असर पड़ने की आशंका जता रही है। रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के कार्यक्रम में जबलपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी समाज की अपनी अलग अलग संस्कृति, परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन भाजपा इन्हें वनवासी हिंदू बताने की कोशिश कर रही है। सिंघार ने आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासी समाज को यूसीसी के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है, तो भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यूसीसी किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और सम्मान अधिकारों पर कानून की बात कर रही है और इस कानून को नहीं बल्कि मानेगा, बल्कि 10 साल की जेल का उन्होंने कानून जो बना रखा है उस पर बात हो रही है। जनता पार्टी, आप जानते हैं कि आदिवासियों को हमेशा वोट के लिए लुभाती रही है। आदिवासी हमेशा कांग्रेस के साथ परंपरागत रहे। भारतीय जनता पार्टी उनको वनवासी बनाना चाहती है, आदिवासी उनको नहीं रखना चाहती। भारतीय जनता पार्टी उनको यूसीसी में लेना चाहती, लेकिन आदिवासियों की अपनी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है। हिंदुस्तान में ये जो कानून है यूसीसी, ये अगर सच पूछो तो बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का कानून है। और जो अबोध बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, उनके शिक्षा और उनके सुरक्षा का कानून है। क्योंकि इस देश में ये सामान्य नागरिक कानून लागू करने की मंशा स्वयं बाबा साहब अंबेडकर की भी रही है। जो नहीं मानेगा वो जेल जाएगा। और अब हम इसमें 10 साल की सजा का भी प्रावधान कर रहे हैं। तो आप सुनते एक तरफ उमंग सिंघार को, दूसरी तरफ सुनते रामेश्वर शर्मा को। और हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौक से जुड़े हुए हैं। ये बड़ा दिलचस्प मामला है, ये सिविल कानून है और जाहिर तौर पर बात ये हो रही है कि अलग अलग धर्म से आने वाले, अलग पंथाओं से, संप्रदाय से आने वाले लोगों के लिए ये एक सिविल कानून की बात हो रही है, क्रिमिनल कानून की नहीं। लेकिन अचानक से ऐसा लगता है कि जब ये भाषा की जो शब्दावली है उसको लेकर ऐसा देखने को मिलता है कि अचानक से ये क्रिमिनल कानून में तब्दील हो जाता है। जाहिर बात है कि अगर आप सिविल कानून बना रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल एक और बार मैं कह रहा हूं सिविल, क्या यह बात समझ में नहीं आ रही है या सिविल को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। सिविल कानून अलग होता है, क्रिमिनल कोड अलग होता है। क्या इस शब्दावली का अलग इस्तेमाल हो रहा है? उसके क्या कोड होते हैं? बीएसएस में और सीआरपीसी के अलग अलग कोड होते हैं। और बीएससी आप 30 दशक हो चुके हैं, आप ही इससे बेहतर जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कानून का किस तरह से प्रावधान कहते इसको दोहराया जाता है। तो क्या यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि क्या कानून के प्रावधान को लेकर एक तरफ जो है अप्रत्याशित एक तरीके से शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है और इसका विपक्ष गलत इस्तेमाल कर रही है, और जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार में है क्या उसको वो सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? एक सुरक्षा की भावना इस्तेमाल की जानी चाहिए, क्या वो इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त? देखिए अभिषेक, दरअसल यूसीसी पर यह विवाद क्यों हो रहा है? आप शब्दावली पर मत जाइए। यूसीसी कोई पहली बार लागू नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में लागू हो चुका है, गुजरात में हो चुका है, अन्य राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में इसे लागू करने की तैयारी। यहाँ उसकी शब्दावली से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस क्या कहना चाहती है और बीजेपी का मकसद क्या है।
दोनों ही एक राजनीतिक नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस का इरादा है कि वो आदिवासी वर्ग में एक तरह से ये बात बैठा दे कि आदिवासियों के हकों पर एक तरह से कुठाघात करने की कोशिश की जा रही है। उनके जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको भी एक तरह से यूसीसी के दायरे में लाया जा रहा है। और जिस तरह से रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि हम उसमें सज़ा का प्रावधान भी कर रहे हैं, तो यूसीसी में बाकायदा प्रावधान तो सज़ा के भी होते हैं कि यदि आपने मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं बनाया, लिव इन में रह रहे हैं आप, तो आपने यदि वो नहीं किया, तो कानून तो तभी होगा ना जब उसमें एक कड़ाई से कुछ पालन कराने के अधिक, तो आप उसको सिविल की जगह आप ये मानते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं राजनीति यहाँ पे हो रही है, वहाँ पे एक तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आदिवासी को लेकर जो कानून है उसका गलत कहा जा रहा है कि गलत इस्तेमाल हो सकता है। स्पष्ट रूप से कह चुके हैं मोहन यादव कि आदिवासियों के कानून को लेकर किसी भी तरह के जो कानून है उसमें शब्दावली जो कह सकते हैं कि तब्दीलियाँ नहीं होने वाली हैं। तो शायद तो बाकी कानूनों में तब्दीलियाँ होने जा रही है, लेकिन आदिवासियों को लेकर कोई तब्दीलियाँ नहीं होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे राजनीति हो रही है। देखिए अभिषेक, अभी तो ड्राफ्ट ही नहीं आया और मुख्यमंत्री मोहन यादव अनादि टीवी से विशेष कार्यक्रम में भी कह चुके हैं कि आदिवासियों को इस यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा, और ऐसा हो भी चुका है। हमने उत्तराखंड में देखा है कि जहाँ पे जो मॉडल लागू हुआ है उसमें आदिवासियों को उससे बाहर रखा गया है। यदि गुजरात में जिसकी बात हो रही है वहाँ भी, असम में जिसकी बात हो रही है उसमें भी बाहर रखा गया है। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा कोई अनोखा होने वाला नहीं है कि आदिवासियों को उनके अंदर रख लिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। यूसीसी संविधान के दायरे में हो रहा है। संविधान में ही आदिवासियों को अधिसूचना 21 और 25 के अंतर्गत ये बाकायदा छूट दी गई है कि वो अपनी परंपराओं रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं। एक समय के बाद जब वो इतने वो हो जाएंगे तब उनको दायरे में लाया जाएगा। तो उन्हें संविधान ने ये अधिकार दे रखा है कि यूसीसी से उनको बाहर रखा जाए। अब बीजेपी इसको लगातार एक कोशिश कर रही है, वो ये कहने की बताने की कोशिश कर रही है कि आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा। दूसरा उनका कहना है कि इसमें महिलाओं को हक दिया जाएगा, जो खासकर मुस्लिम महिलाओं की बात की जाती है, सारा उनका बीजेपी के उस तरफ रहता है। आदिवासी से बाहर रहेंगे, आदिवासी से बाहर रहेंगे, तो स्पष्ट है पहले से तय है। अभी तो आया नहीं है, ड्राफ्ट नहीं आया है, लेकिन ये पहले से तय है कि आदिवासी बाहर रहेंगे। अब मुख्यमंत्री से बड़ा कौन है मध्य प्रदेश में जो कहे कि भाई आदिवासियों को अंदर रख रहे हैं, जब वो कह चुके हैं स्पष्ट मीडिया के सामने कि आदिवासी बाहर रहेंगे उसके, तो अब और किससे कहलवाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आकर कहें कि आदिवासी रहेंगे? मध्य प्रदेश सरकार कानून बना रही है, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि आदिवासी बाहर रहेंगे, तो फिर आदिवासी अंदर आने की बात की क्यों जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार उमंग सिंगार यही बात दोहराए हैं कि आदिवासियों को दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। वो आदिवासियों में एक तरह से ये डर बैठाना चाहते हैं कि आपकी जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उन पर कहीं ना कहीं कुठाराघात करने की कोशिश सरकार कर रही है। उसके पीछे मकसद है, वो 47 विधानसभा सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, और ऐसी 87 सीटें हैं मध्य प्रदेश में जो आदिवासी प्रभावित करते हैं, हार जीत तय करते हैं। इन सीटों की लड़ाई है। इन सीटों की लड़ाई के लिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अपने मकसद के लिए अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर रही है, बीजेपी अपने मकसद से अपने हिसाब से नैरेटिव सेट कर रही है। बीजेपी ये जताना चाहती है कि जो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहे हैं उनको अधिकार मिलेंगे, वो जिस तरह से बहुविवाह की प्रथा है उस पर अंकुश लगेगा, उन्हें संपत्ति में अधिकार मिलेगा, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में मिलता है वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें वो तमाम अधिकार मिलेंगे। तो दोनों ही अपने नैरेटिव सेट कर रहे हैं। यहाँ कानून और सिविल का मामला नहीं है, यहाँ नैरेटिव की लड़ाई हो रही है, और जो अपना नैरेटिव मजबूत कर सकता है, जो अपना नैरेटिव सेट कर सकता है, उसको चुनाव में फायदा मिलेगा। अब जैसे ही ड्राफ्ट आ जाएगा, कानून आ जाएगा, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उसमें आदिवासियों को नहीं रखा गया है, तो फिर ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब कांग्रेस किस नैरेटिव का क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी कोशिश दोनों ही तरफ से हो रही है कि एक वर्ग को साधने की और एक वोट बैंक को साधने की। कौन सफल होता है इसके लिए तो इंतजार करने की जरूरत है। बहुत मुश्किल और ज़ाहिर तौर पर यूसीसी को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, और ज़ाहिर तौर से यूसीसी को लेकर अब स्पष्ट कर दिया हमारे ब्यूरो पीजे चौकसी जी ने कि किस तरह से वहाँ पे आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने तमाम तरह के सवाल जरूर खड़े किए, लेकिन वहाँ पर आपको गौर करने की ज़रूरत है कि यूसीसी को लेकर वहाँ पर पीटीओ के अधिकारों को लेकर और सभी धर्म संप्रदाय से आने वाले लोगों को लेकर किस तरह से आगे कार्य किया जा रहा है। क्या इस पर विपक्ष की तरफ से राजनीति हो रही है, और क्या एक तरफ से कहा जाए कि यूसीसी आने से क्या इससे और एक बेहतरी देखने को मिल सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। एमपी में यूसीसी को लेकर सियासत तो हो रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, सियासत अपने चरम पर, लेकिन इस कानून को लेकर
कहीं ना कहीं एक बात देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में से क्या तब्दीलियां देखने को मिलती है और कौन है जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खासतौर से अगर अल्पसंख्यक या फिर कोई अन्य धर्म के लोग हैं जिनको ये देखकर लग रहा है कि क्या उनकी अपने अंतर्धार्मिक जो समस्या है, उन अंतर्धार्मिक जो विवेचनाएं हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक तरह से कहते हैं अंतर्द्वंद की स्थिति बन सकती है। खैर, इसको लेकर तमाम सवाल है, लेकिन इस वक्त कह सकते हैं कि यहाँ पर सवाल बड़े जारी है।